सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे ईवीएस के बारे में। यूपी टीईटी में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं 2021 2021 के यूपी टेट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे। हमने इसका कल पार्ट 1 देख लिया था। आज इसका है पार्ट सेकेंड, और पार्ट सेकेंड का पहला सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, ये आपको बताना है। 21 मई 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 20 जनवरी 1950 को, या 13 नवंबर 1949 को। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान की अगर बात करें तो ये 52 सेकंड में गाया जाता है। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में गाया जाता है राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय गान सबसे पहली बार कहाँ गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 में। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में। तो कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रहे थे वो थे पंडित विशन नारायण दत्त। पंडित विशन नारायण दत्त जो है इस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। जो 1911 के कलकत्ता जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? पंडित विशन नारायण दत्त, जहां पे पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। वैसे संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 52 सेकेंड में राष्ट्रगान को गाया जाता है। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है, या फिर बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन क्या है? कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि करना, या फिर जीव के आकार में वृद्धि, या फिर समय के साथ ऊतक के विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, इनमें से सभी सही क्या होगा? देखिए बायोमैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो यही होता है, समय के साथ ऊतक के विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता को ही बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कौन सा अजैविक घटक नहीं है? इसकी बात बतानी है, कौन सा नहीं है? कवक, मृदा, प्रोटीन, या फिर फास्फोरस। इसमें से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो देखिए इसमें जैवमंडल का अजैविक घटक जो नहीं है वो हो जाएगा आपका फंगी, यानी कि कवक। कवक अजैविक ना होके कौन सा घटक है? जैविक घटक है। कवक जैविक घटक है। बाकी मृदा, प्रोटीन और फास्फोरस ये सब के सब क्या है? अजैविक घटक है। अजैविक घटक हैं मृदा, प्रोटीन और फास्फोरस। जबकि कवक जो है ये जैविक घटक है। पूछा जा रहा था कौन सा अजैविक घटक नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कवक। ये जैविक घटक के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। एम्स्टर्डम में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में, या फिर नागासाकी में। तो देखिए अगर ग्रीन पीस इंटरनेशनल की बात की जाए तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, और एम्स्टर्डम में स्थित है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। 1971 में ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। और ये संगठन बेसिकली क्या करता है? वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, परमाणु विरोधी मुद्दे आदि पे, मतलब बेसिकली जो भी मुद्दे पर्यावरण से संबंधित हैं उन पे काम करने का कार्य करता है। उस पे काम करता है कौन? ग्रीन पीस इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? बेसिकली आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण कहां पे है ये आपको बताना है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर पश्चिम बंगाल। तो देखिए इन चारों राज्यों में आर्सेनिक से सबसे ज्यादा जो प्रदूषित जल है देखने को मिलता है वो मिलता है आपका कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक प्रदूषण सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो पश्चिम बंगाल आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक की अधिकता के कारण जो है ब्लैक फुट नामक रोग होता है। एक रोग होता है ब्लैक फुट। ब्लैक फुट नामक रोग जो है आर्सेनिक की अधिकता की वजह से होता है।
और सबसे ज्यादा आर्सेनिक से प्रदूषित जल जो देखने को मिलता है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि, जो भारत में पश्चिमी घाट है उसके जो दक्कन है ये क्यों शुष्क हैं ये आपको बताना है। ठीक है, रैन शैडो प्रभाव की वजह से, उच्च तुंगता प्रभाव की वजह से, निम्न ताप की वजह से, या फिर दाब प्रभाव की वजह से। देखिए अगर भारत की बात करें तो ये हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा। इसमें दो घाट हैं। ये पूरब की तरफ जो एरिया स्थित है इसे कहते हैं पूर्वी घाट, और पश्चिम की तरफ जो स्थित है उसे कहते हैं पश्चिमी घाट। इसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो कह रहा है पश्चिमी घाट में जो दक्कन है, दक्कन का मैदान है इधर, जो हमेशा लातूर महाराष्ट्र वगैरह में सूखा पड़ा रहता है, वो शुष्क क्यों है इसकी वजह बतानी है। तो ये होता है रैन शैडो प्रभाव की वजह से। यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, बारिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से पश्चिमी घाट का दक्कन हमेशा शुष्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था ये बताना है। 1972, 1962, 1960 या फिर 1975। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था। देखिए अगर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो ये आया था आपका 1972 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1972 में आया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो कब आया था ये आपका 1972 में। और इसी में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। एक बात तो सबको पता होगा कि 3 सूचियां देखने को मिलती हैं हमें। एक होता है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, और तीसरी होती है आपकी समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। तो संघ सूची पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र जो है कानून बनाता है, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाने का कार्य करता है, और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा क्या है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किसमें आता है, समवर्ती सूची में। अब आप एजुकेशन को देखिए, आप एक किताब पाएंगे एनसीईआरटी चलती है। एनसीईआरटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई किताब है। बाकी सारे स्टेट पैरेलली अपनी एक किताब चलाते हैं एससीईआरटी। ठीक, तो एससीईआरटी स्टेट अपने चलाते हैं और एनसीईआरटी सेंट्रल गवर्नमेंट की। यानी कि शिक्षा पे दोनों राज्य और केंद्र अपना अपना कानून बना सकते हैं। अच्छा, इस कानून में अगर कोई विवाद की स्थिति आती है तो केंद्र का जो कानून है यानी कि संघ का जो कानून है वो सर्वोपरि माना जाता है। तो एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हुआ था 1976 में। और 1976 में इस संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था, वन और जंगली जानवर एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले वन, जंगली जानवर और पक्षी जो हैं उनके संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी, राज्य सरकारों की थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे राज्य सूची से हटाकर कहाँ डाल दिया गया, समवर्ती सूची में। ठीक है, वैसे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की बात कर रहा था तो 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। जो वायुमंडल की ऊपरी सीमा है उसमें प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाता है। सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा, सूर्य तप या उष्मा बजट, क्या कहते हैं इसे, आप लोग बताइए। तो देखिए जो वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण है उसे सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, या सोलर कांस्टेंट कहते हैं इसे। ठीक है, वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा होती है वहां पे प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली जो सौर विकिरण है उसे क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट या सौर स्थिरांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया था। मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया था ये आपको बताना है। यूएसए, यूके, जर्मनी या फिर यूएसएसआर। बात हो रही है किसकी, मौलिक कर्तव्य की। तो देखिए मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो वो हमारे देश के संविधान में यूएसएसआर यानी कि रसिया के संविधान से लिया गया था। रूस के संविधान से लिया गया था मौलिक कर्तव्य। और अगर यूएसए की बात करें तो मौलिक अधिकार लिया गया था यूएसए से। ऐसे याद कर सकते हैं, अधिकार अमेरिका। अधिकार कहाँ से लिया गया था, मौलिक अधिकार अमेरिका से।
और मौलिक कर्तव्य की जब बात करेंगे तो हो जाएगा आपका यूएसएसआर, यानी कि रूस से लिया गया था मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य रूस, मौलिक अधिकार अमेरिका, यानी अधिकार अमेरिका और कर्तव्य रूस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें देखिए सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। जैव विविधता की बात कर रहा है, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ पाई जाती है। शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में या दोरांग घाटी में, कहाँ पे पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। देखिए जो सर्वाधिक जैव विविधता की अगर बात करें तो ये आपकी पाई जाती है साइलेंट वैली में, यानी कि शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। और शांत घाटी कहाँ स्थित है, केरल में। केरल में स्थित है शांत घाटी। फूलों की घाटी की अगर बात करेंगे तो ये स्थित है उत्तराखंड के चमोली जिले में। उत्तराखंड के चमोली में कौन स्थित है, फूलों की घाटी। और सर्वाधिक जैव विविधता के लिए जाने जाने वाला जो वैली है वो शांत घाटी है। शांत घाटी कहाँ पे है, केरल में देखने को मिलती है शांत घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है, एलपीजी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नीले ज्वाला से जलने वाला गैस है एलपीजी, नीली ज्वाला से जलने वाला, या फिर उच्च उष्मीयमान वाला है, या फिर एक स्वच्छ ईंधन है, या मीथेन उत्सर्जक है। इसमें से असत्य बताना है। तो देखिए नीले ज्वाला से जलने वाला है, ये तो बात सही है। उच्च स्तरीय उच्च उष्मीयमान है इसका, ये भी सही है। एक स्वच्छ ईंधन है, ये भी सही है। लेकिन मीथेन उत्सर्जक है, ये बात गलत है और हमें असत्य ही बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन उत्सर्जक नहीं होता है एलपीजी। एलपीजी के बारे में जो सत्य कथन है वो क्या है, ए बी सी तो सत्य है, हमें बताना है असत्य। तो असत्य है, मीथेन उत्सर्जक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है पारिस्थितिकी तंत्र में आवश्यक घटक। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। उत्पादक एवं उपभोक्ता है, जैविक व अजैविक है, पौधे व जानवर हैं, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक हैं। इसमें से सही क्या होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के आवश्यक घटक की बात कर रहा है। तो देखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र के आवश्यक घटक की बात करें तो इसमें दो प्रकार होते हैं बेसिकली, बायोटिक एंड एबायोटिक, यानी जैविक और अजैविक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एक तो जैविक होते हैं और दूसरे अजैविक होते हैं। तो ये रहा इसका पार्ट सेकेंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।